हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। और चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। मीन्स हम वाटर को ट्रीट करेंगे। देखिए दोस्तों, अभी तक जो भी हमने देखा है, जैसे कि फिजिकल पैरामीटर्स, केमिकल पैरामीटर एंड बायोलॉजिकल पैरामीटर, अगर वाटर में ये प्रेजेंट्स हैं तो इनको रिमूव करते हैं। और जिस प्रोसेस से इनको रिमूव करते हैं वही हो जाएगा ट्रीटमेंट प्रोसेस। मतलब इनको हम ट्रीट करेंगे बिफोर सप्लाई। सप्लाई से पहले इसको ट्रीट करना होगा। जो भी इसमें पैरामीटर्स हैं उनको एक्सेप्टेबल लिमिट तक हमने रिड्यूस करना होगा। यहाँ पे देखिए हम मेथड अप्लाई करते हैं। स्क्रीनिंग, एरेशन, सेडिमेंटेशन, फ्लोकुलेशन, फिल्ट्रेशन, डिसइंफेक्शन, सॉफ्टनिंग एंड क्लोरिनेशन। तो ये सभी चीजें हम करने वाले हैं। एक एक करके सभी चीजों की हम आज बात करेंगे। तो आज हम इन तीन प्रोसेस की बात करेंगे, स्क्रीनिंग, एरेशन एंड सेडिमेंटेशन। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे कि आपने कितना ट्रीटमेंट देना है। मतलब जितने भी अभी हमने प्रोसेस देखे, इनमें से कौन कौन से की रिक्वायरमेंट पड़ती है और किस किस वाटर पैरामीटर्स को निकालने के लिए कौन से प्रोसेस की रिक्वायरमेंट पड़ती है। यहाँ पे देखना लिखा है, द चॉइस ऑफ पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ ट्रीटमेंट यूनिट विल डिपेंड ऑन क्वालिटी ऑफ रॉ वाटर। कौन सा आपने सीक्वेंस चूज करना है ये डिपेंड करता है क्वालिटी ऑफ रॉ वाटर। आप अपने मन से नहीं कर सकते कि आपने बस स्क्रीनिंग करनी है, आपने उसके स्टैंडर्ड को फुलफिल करना है। जो भी उसमें रॉ वाटर में क्वालिटी प्रेजेंट होगी उसी के हिसाब से आपने उसको ट्रीट करना है और वही आपने ट्रीटमेंट प्रोसेस अडॉप्ट करना है। तो यहाँ पे हम जनरली दो वाटर को देखते हैं। एक होता है ग्राउंड वाटर, जो कि अर्थ के नीचे होता है, क्रस्ट के नीचे। एक होता है सरफेस वाटर, जो कि हमारी सरफेस के ऊपर होता है। तो दोनों में अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, अलग अलग इम्प्योरिटीज होती हैं। बात करें ग्राउंड वाटर में, जो कि फ्री होता है फ्रॉम सस्पेंडेड सॉलिड्स। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ग्राउंड वाटर की। यहाँ पे कंडीशन देखने वाले हैं, जैसे कि अगर ग्राउंड वाटर है और उसमें टर्बिडिटी लेस देन 10 NTU है, टर्बिडिटी 10 NTU से कम है, एंड फ्री फ्रॉम कलर ऑडोर, और वो फ्री है कलर एंड ऑडोर से, तो सिर्फ आपने प्लेन डिसइंफेक्शन करना है। सिर्फ आपने प्लेन डिसइंफेक्शन करना है। इसका मतलब क्या है, सिर्फ आपने क्लोरिनेशन करना है। सिर्फ आपने क्लोरिनेशन करना है बिफोर सप्लाई। फॉर ग्राउंड वाटर कंटेनिंग एक्सेसिव आयरन, डिजोल्व कार्बन डाइऑक्साइड, ओडोरस गैसेस, द ट्रीटमेंट प्रोसेस विल बी। मतलब अगर ग्राउंड वाटर में एक्सेसिव आयरन है, आयरन का परसेंटेज ज्यादा है, डिजोल्व कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, एंड ओडोरस गैसेस भी हैं जो कि बदबू करती हैं, तो उनको आपने रिमूव करना है। तो आपका दोस्तों ट्रीटमेंट प्रोसेस रहेगा। देखिए आपने आयरन को रिमूव करना है, आपने डिजोल्व गैसेस को रिमूव करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एरेशन करते हैं। उसके लिए हम एरेशन करते हैं, देन हम फ्लोकुलेशन करेंगे, उसके बाद हम सेडिमेंटेशन करेंगे, देन आपने करना होगा रैपिड ग्रेविटी फिल्टर, फिर उसके बाद लास्ट में करेंगे डिसइंफेक्शन। तो ये प्रोसेस आपने याद रखना है, एरेशन, फ्लोकुलेशन, सेडिमेंटेशन, रैपिड ग्रेविटी फिल्टर एंड डिसइंफेक्शन, और लास्ट में आप सप्लाई कर देंगे। चलिए अब बात करते हैं, अगर ग्राउंड वाटर में सिर्फ और सिर्फ CO2 है एंड ओडोरस गैसेस हैं, तो आपने एरेशन करना है एंड डिसइंफेक्शन करना है। वहां पे देखिए दोनों में अंतर क्या है। डिजोल्व कार्बन डाइऑक्साइड एंड ओडोरस गैसेस यहाँ पे भी थी, बट
अगर एक्सेसिव आयरन है, एक्सेसिव आयरन देखो, ज्यादा आयरन, कम आयरन होता तो हम उसको एरेशन से हटा देते, एरेशन करके उसको रिमूव कर सकते हैं, बट अगर ज्यादा है तो उसके लिए फिर आपने ये कंप्लीट प्रोसेस करना होगा। देन हम बात करेंगे सरफेस वाटर की। सरफेस वाटर में टर्बिडिटी हमेशा 50 NTU से ज्यादा होती है, जो कि रो वाटर होते हैं जैसे कि रिवर और लेक्स, इनमें टर्बिडिटी ज्यादा होती है। वेयर सफिशिएंट लैंड इज अवेलेबल द ट्रीटमेंट विल बी, अगर टर्बिडिटी सरफेस वाटर में 50 NTU से ज्यादा है और लैंड अवेलेबल है, सफिशिएंट लैंड अवेलेबल है, तो आप करेंगे सेडिमेंटेशन, फ्लो सैंड फिल्टर एंड डिसइंफेक्शन। फ्लो सैंड फिल्टर के लिए ज्यादा एरिया की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए यहाँ पे याद रखना है हम रैपिड ग्रेविटी फिल्टर यूज ना करके हम स्लो सैंड फिल्टर यूज करेंगे, सेडिमेंटेशन करेंगे। सेडिमेंटेशन क्या करता है, जितने भी पार्टिकल्स हैं जो सेटल हो सकते हैं, मतलब मोस्टली सस्पेंडेड पार्टिकल, उनको हम यहाँ पे सेटल डाउन कराते हैं, सेटल कराते हैं। देन स्लो सैंड फिल्टर होगा एंड डिसइंफेक्शन होगा। फिर बात करेंगे हाईली पोल्यूटेड सरफेस वाटर लेडन विद एल्गी एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो अगर हाईली पोल्यूटेड सरफेस वाटर है जिसमें टर्बिडिटी 50 NTU से ज्यादा हो, एल्गी का ग्रोथ बहुत ज्यादा हो उसमें, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी बहुत ज्यादा है, तो उस केस में आपने ये कंप्लीट प्रोसेस करना होगा। पहले आपने प्री क्लोरिनेशन करना है, सबसे स्टार्टिंग में आपने प्री क्लोरिनेशन करना है, जो उसमें हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे वे कुछ हद तक कंट्रोल हो जाएंगे, क्योंकि ट्रीटमेंट में जाके में, जैसे कि लेट्स सपोज आपने ट्रीटमेंट में वाटर को ले जाना है, तो ट्रीटमेंट में वर्कर्स होंगे, तो ये वर्कर्स को अफेक्ट कर सकते हैं, वर्कर को अफेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए हम पहले से ही प्री क्लोरिनेशन करते हैं, पहले ही उसमें क्लोरीन की डोज डाल देते हैं। उसके बाद एरेशन करना होगा, देन आपने फ्लोकुलेशन करना होगा, देन आपने सेडिमेंटेशन करना होगा, देन रैपिड ग्रेविटी फिल्टर एंड डिसइंफेक्शन, जिसको हम पोस्ट क्लोरिनेशन बोलते हैं, बाद में इसमें क्लोरीन डालते हैं और सप्लाई कर देते हैं। चलिए बात करते हैं दोस्तों स्क्रीनिंग, जो कि हमारा फर्स्ट यूनिट ऑपरेशन है। इसका काम क्या है पहले उसको समझते हैं। देखिए वाटर में सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज होती है जो तैरती हुई होती हैं और उनका पार्टिकल साइज बड़ा होता है, तो उनको रिमूव करने के लिए हम स्क्रीनिंग का यूज करते हैं। स्क्रीनिंग दो टाइप की होती है, एक होती है फाइन स्क्रीन, एक होती है कोर्स स्क्रीन। फाइन स्क्रीन का हम यूज नहीं करते हैं बिकॉज ये जल्दी से चोक हो जाती है और चोक होने से हेड लॉस बढ़ा देती है। कैसे हेड लॉस बढ़ता है हम आगे चल के समझेंगे। तो फाइन स्क्रीन को हम जनरली यूज नहीं करते हैं, हम कोर्स स्क्रीन का यूज करते हैं। अब देखिए कोर्स स्क्रीन का जो स्पेसिंग होगा बिटवीन दी बार्स वो होगा 2200 mm, 2200 mm, मतलब ये हमारी स्क्रीन है, ये हमारी स्क्रीन है और इसमें हमने लगाया है ये बार इस टाइप। ये है ओपनिंग, ये सभी ओपनिंग है, तो इनके बीच का सेंटर टू सेंटर गैप होगा 2200 mm। तो आप समझ सकते हैं ये 2200 mm से बड़े पार्टिकल को ही अपने अंदर रिटेन करेगी, रोकेगी। तो उसे जितने भी छोटे पार्टिकल हैं उनको हम आगे चल के रिमूव करते हैं, जैसे कि सेडिमेंटेशन में रिमूव करते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों अगर हम फाइन स्क्रीन का यूज करके उनको रिमूव करेंगे तो ये बहुत कॉस्टली हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे हेड लॉस ज्यादा होता है। देखिए यहाँ पे लिखा है स्क्रीन दो टाइप की होती है, कोर्स स्क्रीन एंड फाइन स्क्रीन। कोर्स स्क्रीन बार्स के रूप में होती है और इनके बीच की सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग होती है 2200 mm। एंड दोस्तों इसको हम वर्टिकली प्लेस नहीं करते हैं। देखो वर्टिकल प्लेस करने का मतलब है
ये हमारी स्क्रीन है, ये जा रहा है वाटर, तो इसको हम ऐसे प्लेस नहीं करेंगे, ना ऐसे कर सकते हैं क्योंकि वाटर इसके ऊपर से निकल जाएगा। हम क्या करते हैं, इसको इंक्लाइन करते हैं जिससे कि सरफेस एरिया बढ़ जाए, जिससे कि सरफेस एरिया बढ़ जाता है और फ्लो वेलोसिटी कम हो जाती है। अगर लेट सपोज आपको किसी इम्प्योरिटी को दूर करना है, लेट सपोज आपके पानी में कुछ सस्पेंडेड इम्प्योरिटी है और आपसे बोला जाए कि चलिए इसको स्क्रीनिंग से रिमूव कीजिए, तो आप वेलोसिटी कम रखेंगे या फास्ट रखेंगे? तो जाहिर सी बात है आप वेलोसिटी को कम रखेंगे, क्योंकि जितना धीरे धीरे पानी आएगा उतनी ही ज्यादा इफिशिएंसी से उनको पार्टिकल को हटाएगा, स्क्रीन उतनी ही अच्छी इफिशिएंसी से पार्टिकल्स को रिमूव करेगा। और अगर आपने ज्यादा वेलोसिटी रखी है तो लेट सपोज कोई पार्टिकल 10 mm का है और आपकी ओपनिंग भी 10 mm है, तो ये हो सकता है इससे पास कर जाए क्योंकि इस पर ज्यादा प्रेशर है, ज्यादा इस पर वेलोसिटी है, तो ये पास कर जाए। बट अगर आप स्मॉल वेलोसिटी रखेंगे, कम वेलोसिटी रखेंगे फ्लो की, तो ये दोस्तों इसमें ट्रैप हो जाएगा, ये इसमें ट्रैप हो जाएगा। ये बेनिफिट होता है कम फ्लो वेलोसिटी रखने का, धीरे धीरे हम पास कराते हैं और उसको इंक्लाइन रखते हैं। इंक्लाइन कैसे रखते हैं? हम रखते हैं कुछ इस टाइप से इंक्लाइन, ये होता है एंगल थीटा जो कि होता है 45 to 60 डिग्री। और अगर हम इसका हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्रोजेक्शन लेंगे तो ये होगा 3 to 6 वर्टिकल एंड 1 हॉरिजॉन्टल। याद रखना है, मतलब एक हॉरिजॉन्टल चलने पर आपने 3 से 6 वर्टिकल चलना होगा, जिससे कि सरफेस बढ़ जाएगा। अब देखो आप, ये आपने ऐसे किया, वाटर आ रहा है इतने एरिया पे आके टकरा रहा है, अब आपने क्या कर दिया, इसको इंक्लाइन कर दिया, अब सरफेस बढ़ जाएगा, अब सरफेस बढ़ जाएगा और वेलोसिटी कम हो जाएगी। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और एमपी सब इंजीनियर में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो याद रखना है। चलिए अब बात करेंगे हम it is kept inclined 3 to 6 vertical and 1 horizontal for increasing flow area को increase करने के लिए and reducing velocity. Smaller velocity also help in racking. तो अगर स्मॉलर वेलोसिटी होगी तो पार्टिकल ज्यादा ट्रैप होंगे, अच्छे से साफ होगा एंड सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो ज्यादा वाटर कॉन्टेक्ट में आएगा। कोर्स स्क्रीन का दूसरा नाम है ट्रेस स्क्रीन या ट्रेस रैक, इसको हम ट्रेस रैक भी बोलते हैं, नाम याद रखना है आपने। फाइन स्क्रीन में देखिए ये वायर की फॉर्म में होती है, वहां पे हमने बार यूज की थी, यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, वायर्स यूज करते हैं इस टाइप से। ये स्क्रीन आपने देखी होगी, इस टाइप से हम वायर यूज करते हैं, जिनकी ओपनिंग होती है ये वाली ओपनिंग लेस देन 10 mm। अब यहाँ पे आप बार स्क्रीन देख सकते हैं, ये है बार स्क्रीन और इसको हमने इंक्लाइन किया है 3 to 6 वर्टिकल 1 हॉरिजॉन्टल और यू कैन से थीटा विल बी इक्वल टू 45 to 60 डिग्री। चलिए आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे माइक्रो स्ट्रेनर। माइक्रो स्ट्रेनर इट इज यूजफुल फॉर स्क्रीनिंग स्टोर्ड वाटर। तो जो स्टोर्ड वाटर होता है उसको स्क्रीन करने के लिए हम माइक्रो स्ट्रेनर का यूज करते हैं, विच डू नॉट कंटेन ए लार्ज अमाउंट ऑफ सस्पेंडेड मैटर। देखो आपने वाटर को स्टोर किया है तो उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ सस्पेंडेड मैटर नहीं होंगे, तो ऐसे वाटर को आप अगर स्क्रीन करना है तो यूज करेंगे माइक्रो स्ट्रेनर। बट कंटेन प्लैंकटन, एल्गी, अदर स्मॉल साइज पार्टिकल। तो ये किसको रिमूव करता है, प्लैंकटन्स को करता है, एल्गी को करता है एंड और छोटे छोटे पार्टिकल्स को रिमूव करता है। दे रिड्यूस द लोड ऑन फिल्टर। देखिए जो फिल्टर होता है जैसे कि स्लो सैंड फिल्टर, रैपिड सैंड फिल्टर, अगर आपने इसमें इफ्लुएंट भेजना है, वाटर को भेजना है ट्रीट करने के लिए,
तो उसमें से लार्ज अमाउंट ऑफ या लार्ज साइज ऑफ पार्टिकल को रिमूव करना होगा, क्योंकि वे यहाँ पे आके डिस्टरबेंस पैदा करेंगे, हेड लॉस बढ़ाएंगे और पूरी इफिशिएंसी को बेकार करके रख देंगे। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, इस लोड को कम करना है। स्क्रीनिंग में हमने बड़े बड़े पार्टिकल को रिमूव किया, उसके बाद हम सेडिमेंटेशन करते हैं। सेडिमेंटेशन में भी वे पार्टिकल रिमूव होते हैं जिनका वेट इतना होता है कि वे अपने वेट के कारण नीचे सेटल हो जाते हैं, और उसके बाद भी छोटे छोटे पार्टिकल्स बचते हैं जो सेडिमेंटेशन में रिमूव ना होके दोस्तों हम माइक्रो स्ट्रेनर में करते हैं। यहाँ पे हम एल्गी को भी रिमूव करते हैं, ठीक है, प्लैंकटन्स को भी रिमूव करते हैं। आइडियल पोजीशन ऑफ माइक्रो स्ट्रेशन स्ट्रेनर प्रोवाइडेड एट इंटैक्ट टू प्रिवेंट फ्लोटिंग मटेरियल इज अर्लियर टू रैपिड ग्रेविटी और स्लो सैंड फिल्टर whose efficiency is increased by approx 50%। तो इसकी पोजीशन कहाँ पे होगी, आइडियल पोजीशन होगी बिफोर फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन से पहले। तो जो भी उसमें छोटे छोटे पार्टिकल हैं, प्लैंकटन्स हैं, एल्गी है, उनको रिमूव कर देगा और इससे फिल्ट्रेशन की इफिशिएंसी बढ़ जाएगी अप टू 50%। 50% तक ये इफिशिएंसी को इंक्रीज कर देता है। देन हम बात करेंगे नेक्स्ट, ये है दोस्तों माइक्रो स्ट्रेनर। ये है माइक्रो स्ट्रेनर, इस टाइप से घूमता रहता है, आपने इसको देखा भी होगा, और पानी इससे पास करता रहता है। तो ये पानी के अंदर जितने भी स्मॉल साइज पार्टिकल्स हैं, एल्गीज हैं, उनको रिमूव करता है। चलिए बात करेंगे प्री क्लोरिनेशन। तो प्री क्लोरिनेशन का मतलब क्या है, देखिए एक होता है पोस्ट क्लोरिनेशन। सबसे पहली बात, क्लोरिनेशन क्या करता है, क्लोरिनेशन किल करता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, जैसे कि बैक्टीरिया, हेलमिंथेस, प्रोटोजोन्स, इनको किल करता है जो डिसीज को कोज करते हैं। तो क्लोरिनेशन हमने करना होता है दो टाइप से, एक होता है प्री क्लोरिनेशन, एक होता है पोस्ट क्लोरिनेशन। प्री क्लोरिनेशन हम पहले करते हैं स्क्रीनिंग के बाद, और पोस्ट क्लोरिनेशन हम बाद में करते हैं जब सारे प्रोसेस कंप्लीट हो जाते हैं और जस्ट आपने अब वाटर को सप्लाई करना है, इट इज फिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, तब हम पोस्ट क्लोरिनेशन करते हैं, क्लोरीन डाल के छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करना है, हमने यहाँ पे हाई डोज का यूज करना है प्री क्लोरिनेशन में। कितना रहेगा, 2 to 5 mg पर लीटर। एंड ये क्या करेगा, बैक्टीरियल हाई बैक्टीरियल काउंट को किल करेगा, उसको रिड्यूस कर देगा। अगर ज्यादा बैक्टीरिया है तभी आप इसको अप्लाई करेंगे, अदरवाइज आप इसको अप्लाई नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि ज्यादा बैक्टीरिया क्या करेगा, जो ट्रीटमेंट में वर्कर्स हैं उनको बीमार कर सकता है, क्योंकि वे इसके कांटेक्ट में आएंगे, भाई वे भी वाटर को कंज्यूम करेंगे, पूरा काम वाटर से ही होता है उनका। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हाई बैक्टीरियल काउंट को कम करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, प्री क्लोरिनेशन रेफर्स टू प्रैक्टिस ऑफ इंजेक्टिंग क्लोरीन इनटू द रॉ वाटर व्हेन इट इज नॉट सो टर्बिड। जब ये ज्यादा टर्बिड ना हो, याद रखना है टर्बिडिटी को पहले ही रिमूव कर देना है। टर्बिडिटी का मतलब क्या है दोस्तों, टर्बिडिटी का मतलब है सस्पेंडेड मटेरियल। तो सस्पेंडेड मटेरियल आपने पहले ही रिमूव कर दिए हैं, थोड़ी बहुत टर्बिडिटी बच जाती है, उसको आगे चल के रिमूव करते हैं। तो अगर टर्बिडिटी ज्यादा है तो इससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा क्लोरिनेशन पर, देखिए जो टर्बिडिटी आती है सस्पेंडेड मटेरियल का कारण आती है, तो ये पार्टिकल्स क्लोरीन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्लोरीन का काम है टू किल दी बैक्टीरिया, हम यहाँ पे सिंपली बैक्टीरिया की बात करेंगे, तो बैक्टीरिया को मारने का काम है, और जबकि उसको एब्जॉर्ब कर ले रहा है आपका पार्टिकल। तो क्लोरिनेशन की एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाती है अगर हाई टर्बिड वाटर होता है। इसलिए हम सबसे पहले स्क्रीनिंग परफॉर्म करते हैं, देन हम क्लोरिनेशन करते हैं। यहाँ पे देखिए प्री क्लोरिनेशन की हाई डोज रहेगी 2 to 5 mg पर लीटर, याद रखना है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्री क्लोरिनेशन ऑल्सो किल एल्गी एंड बैक्टीरिया, ये एल्गी को भी किल करता है एंड बैक्टीरिया को भी किल करता है। रिड्यूस कलर एंड स्लाइम फॉर्मेशन, स्लाइम फॉर्मेशन आपने देखा होगा, एक चिपचिपा सा पदार्थ बन जाता है सरफेस पर, देखा होगा आपने, तो ये एल्गी के कारण बनता है। तो ये एल्गी को किल करता है, बैक्टीरिया को किल करता है, और स्लाइम फॉर्मेशन को रोकता है।
एंड असिस्ट करता है सेटलमेंट में। तो अगर स्लाइम फॉर्मेशन हो जाएगी तो पार्टिकल नीचे नहीं बैठेंगे, उसी में ट्रैप रह जाएंगे, उसी में ट्रैप रह जाएंगे, नीचे नहीं बैठेंगे। तो ये स्लाइम फॉर्मेशन को रोकेगा और सेटलमेंट में हेल्प करेगा। इन केस ऑफ क्लियर ग्राउंड वाटर विद हाई अमोनिया कंटेंट इट इज इफेक्टिव। ये याद रखना है कि अगर ग्राउंड वाटर को आप प्री क्लोरिनेशन कर रहे हैं तो ग्राउंड वाटर में अगर अमोनिया का कंटेंट है तब ये सबसे बेस्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि अमोनिया क्लोरीन से मिलके क्लोरोमाइन बना देती है और क्लोरोमाइन की लाइफ क्लोरीन से ज्यादा होती है, तो ये ज्यादा देर तक डिसइंफेक्शन कर सकता है, बैक्टीरिया को मार सकता है, एल्गी को रिमूव कर सकता है। याद रखना है अगर ग्राउंड वाटर में अमोनिया का कंटेंट ज्यादा है इट मीन्स क्लोरिनेशन की इफिशिएंसी बढ़ जाएगी। देन हम बात करेंगे कि ड्रॉबैक क्या रहेंगे, प्री क्लोरिनेशन के ड्रॉबैक क्या रहेंगे। तो देखिए ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग प्री क्लोरिनेशन इज दैट रो वाटर हैज ए हाई क्लोरीन डिमांड। भाई रो वाटर की क्लोरीन डिमांड बढ़ जाएगी एंड मोर क्वांटिटी ऑफ क्लोरीन इज एब्जॉर्ब देन इन लेटर क्लोरिनेशन, और वो मोर क्लोरीन को एब्जॉर्ब करेगा देन लेटर, लेटर का मतलब पोस्ट क्लोरिनेशन, टू इफेक्ट दी सम डिग्री ऑफ स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन का मतलब है दोस्तों ये भी एक प्रोसेस होता है जिसमें किल होते हैं बैक्टीरिया एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये भी क्लोरिनेशन जैसा ही होता है स्टरलाइजेशन। तो स्टरलाइजेशन को ये अफेक्ट करता है अगर आपने प्री क्लोरिनेशन किया है वाटर को, क्योंकि ये एब्जॉर्ब हो जाएगा और आगे चल के ये प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। इट इज नॉट सब्स्टिट्यूट ऑफ पोस्ट क्लोरिनेशन, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने पहले क्लोरीन डाल दी तो ये आगे भी चल के यूज होगा, क्योंकि ये पहले से ही उसमें खत्म हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा एडवांटेज है प्री क्लोरिनेशन का कि अगर एक्सट्रीमली पोल्यूटेड क्लीन रो वाटर है तो आप उसमें प्री क्लोरिनेशन कर सकते हैं। एक्सट्रीमली पोल्यूटेड क्लीन या क्लियर रो वाटर का मतलब क्या है, हम पोल्यूटेड भी बोल रहे हैं और क्लियर भी बोल रहे हैं। देखिए क्लियर बोल रहे हैं इन द रेस्पेक्ट ऑफ टर्बिडिटी, इसमें टर्बिडिटी ना के बराबर है, और एक्सट्रीमली पोल्यूटेड बोल रहे हैं उसमें बैक्टीरिया के काउंट के ऊपर बैक्टीरिया ज्यादा है। तो अगर ये कंडीशन है मतलब टर्बिडिटी ना के बराबर है और बैक्टीरियल काउंट ज्यादा है तब जाके क्लोरिनेशन प्री क्लोरिनेशन बेस्ट रहता है। चलिए आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे इफ एक्सेसिव सिल्ट इज प्रेजेंट इन सस्पेंशन प्री क्लोरीन इज नॉट सो इफेक्टिव बिकॉज सिल्ट एब्जॉर्ब, ये मैं आपको बता चुका हूं सिल्ट भी क्या कोज करती है, टर्बिडिटी कोज करती है, तो याद रखना है। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट ऑपरेशन एरिएशन। अरे भाई इतनी तेज क्यों चल रहा है। देखिए दोस्तों एरिएशन का मतलब क्या होता है, एरिएशन का मतलब सिंपल सा होता है वाटर में ऑक्सीजन को ऐड करना, वाटर में ऑक्सीजन को ऐड करना। आप फूंक मार मार के तो ऑक्सीजन ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ज्यादा वाटर है, तो उसको हम हवा के कांटेक्ट में लाएंगे और हवा के कांटेक्ट में आके ऑक्सीजन उसमें ऐड हो जाएगी एंड जितने भी बुरी बुरी चीजें हैं, बुरी बुरी चीजें का मतलब यहाँ पे CO2 की बात कर रहे हैं, गैसेस की बात कर रहे हैं, ऑडोरस गैसेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, इवन आयरन एंड मैग्नीज की बात कर रहे हैं। कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो कि ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी वे भी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, तो याद रखना है। तो एडिशन का बेसिकली मतलब है ऑडोरस गैसेस को निकालना, CO2 को निकालना एंड कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो कि इसमें प्रेजेंट होते हैं उनको ऑक्सीडाइज करना। तो इसमें हम क्या करते हैं वाटर को कांटेक्ट में लेते हैं हवा के। अब चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिए एरेशन वाटर इज ब्रॉट इन इंटीमेट कॉन्टेक्ट विद एयर एंड इसका यूज करते हैं टू रिमूव अनडिजायरेबल गैसेस डिजोल्व इन वाटर लाइक CO2 H2S। देखिए CO2 अगर प्रेजेंट होगी
तो वाटर को एसिडिक बना देगी। H2S प्रेजेंट होगी तो ये ओडोर कॉज करेगी, ओडोर एंड टेस्ट कॉज करेगी। H2S रोटन एग स्मेल कॉज करती है। याद रखना है, इन चीजों को हमने हटाना है, तो उसके लिए आपने एडिशन करना होगा। इट इज ऑल्सो यूज टू एड ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस जैसे कि ऑयल, डिकम्पोजिंग प्रोडक्ट जैसे कि एल्गी। तो मैं आपको बता चुका हूं, कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को हटाती है जैसे कि दोस्तों ऑयल एंड एल्गी, इनको भी रिमूव करती है, इनका ऑक्सीडेशन कराती है। तो वाटर में अगर इनफ डिजोल्व ऑक्सीजन होगी तो बैक्टीरिया इनको रिमूव कर देंगे। बात करेंगे, इट इज मोर ऑफन टू यूज फॉर ग्राउंड वाटर एज सरफेस वाटर इज ऑलरेडी इन कॉन्टेक्ट विद एटमोस्फेयर। तो इसको हम ग्राउंड वाटर में यूज करते हैं क्योंकि ग्राउंड वाटर हमारे क्रस्ट से नीचे है, सरफेस से नीचे है, तो वहां पे एयर का कॉन्टेक्ट नहीं होता है, जबकि सरफेस वाटर हमेशा एयर के कॉन्टेक्ट में रहता है। तो ग्राउंड वाटर में ही आपको डिजोल्व गैसेस ज्यादा देखने को मिलती है। याद रखना है दोस्तों, ग्राउंड वाटर में ही अनडिजायरेबल डिजोल्व गैसेस ज्यादा देखने को मिलती है, बिकॉज वो एयर के कांटेक्ट में नहीं होता है, तो उसको हम एयर के कांटेक्ट में लाते हैं। और इसको लाने के कई तरीके हैं। यहाँ पे देखिए, इट कैन ऑल्सो रिमूव वोलेटाइल लिक्विड्स लाइक फिनॉल, ह्यूमिक एसिड, बट द रेट इज वेरी स्लो। तो ये वोलेटाइल फिनॉल्स एंड ह्यूमिक एसिड को भी रिमूव करता है, बट रेट बहुत स्लो होता है क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। Hence aeration is adopted only when high concentration are present। तो अगर ज्यादा कंसंट्रेशन फिनॉल और ह्यूमिक एसिड का प्रेजेंट है तो ही आप एरेशन करेंगे, क्योंकि एरेशन में भी खर्चा आता है भाई, हवा में उसको उछालना है और इक्विपमेंट भी लगते हैं। इट इज रिमूव आयरन एंड मैग्नीज। आयरन एंड मैग्नीज आर सोल्यूबल इन द फॉर्म ऑफ Fe+2 and Mn+2। दे आर ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म FeOS क्यूब एंड MnO2 विच इज प्रेसिपिटेट। देखिए दोस्तों, हमारे वाटर में मल्टीवैलेंट कैटायंस होते हैं, मोनोवैलेंट कैटायन होते हैं, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये होते हैं। और यहाँ पे Fe एंड Mn भी होता है। तो Fe एंड Mn को आप रिमूव कैसे कर सकते हैं? Fe+2 ये आयंस हैं, कैटायंस हैं, तो ये वाटर में डिजोल्व रहेंगे। Mn2 ये भी कैटायन है, ये भी वाटर में डिजोल्व रहेंगे। तो आप इस फॉर्म में तो इसको रिमूव नहीं कर सकते हैं, इनको आप ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएंगे, इनको आप ऑक्सीजन प्रोवाइड करा के स्टेबल बनाएंगे। और जब ये स्टेबल बन जाएंगे तो किस फॉर्म में आ जाएंगे? फेरिक हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में आ जाएंगे एंड MnO2 की फॉर्म में आ जाएंगे, और ये प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, वहां से आप इनको रिमूव कर सकते हैं। दिस इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ वाटर। और अगर आप ऐसा करते हैं दोस्तों तो वाटर की एसिडिटी बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें CO2 बनता है, H पॉजिटिव भी यहाँ पे कॉज होते हैं। तो याद रखना है, एसिडिटी बढ़ जाती है अगर आप आयरन एंड मैग्नीज को विद द हेल्प ऑफ एरेशन रिमूव करते हैं। अब देखिएगा, एरेशन में हम स्प्रे नोजिल का यूज करते हैं। वाटर को इस टाइप से स्प्रे के हेल्प से वाटर के कांटेक्ट में लाते हैं, हाई प्रेशर से इनको हम उछालते हैं, जो कि वाटर के कांटेक्ट में आता है, वो नीचे गिरता रहता है। इस टाइप से हम इसका यूज करते हैं। चलिए इसका एक डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये है स्प्रे। तो ये जो वाटर है इसको हम इस एयर के कांटेक्ट में लाएंगे स्प्रे की हेल्प से। स्प्रे का मतलब होता है छिड़काव करना। उसके बाद बात करेंगे, स्प्रे नोजिल रिमूव करता है 90% ऑफ CO2 एंड 99% H2S। तो याद रखना है, 90% CO2 को रिमूव करता है और 99% H2S को रिमूव करता है। उसके बाद बात करेंगे कैस्केड एरिएटर। कैस्केड एरिएटर कैसा दिखता है दोस्तों? इसमें हम क्या करते हैं, कुछ इस टाइप से सीढ़ी जैसा या स्टेयर जैसा एक स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसके ऊपर से वाटर को गिराते हैं। तो वाटर इसके ऊपर से इस टाइप से उछलेगा, उछल उछल के दोस्तों ये वाटर के कांटेक्ट में आएगा, एयर के कांटेक्ट में आएगा। इसको बोलते हैं कैस्केड एरिएटर। कहाँ पे देखते हैं आप इसको? ये है दोस्तों
कैस्केड एरिएटर। काफी बड़ा स्ट्रक्चर है इसका। चलिए फिर बात करेंगे हम कैस्केड एरिएटर सिर्फ CO2 को 20 से 45% हटाता है, तो इसके लिए तो हम इसको यूज नहीं करेंगे, और 35% H2S को हटाता है या रिमूव करता है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें स्प्रे नोजिल से और कैस्केड एरिएटर में क्या डिफरेंस, तो स्प्रे नोजिल में जो हम वाटर को स्प्रे करते हैं वो बहुत ज्यादा हाई प्रेशर से करते हैं और वो ऊपर तक जाता है जिससे कि ज्यादा एयर के कांटेक्ट में आता है, बट इसमें देखो बहुत ही कम एयर के कांटेक्ट में आता है, तो ये इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। उसके बाद हम डिफ्यूज एयर का यूज करते हैं, मतलब इसमें एयर वाटर में एयर अंदर पहुंचाते हैं, डिफ्यूज करते हैं। वाटर एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम कंप्रेस एयर एंड कलर ऑडोर टेस्ट आर रिमूव। तो ये भी अच्छा है, तो जो आपने एयर अंदर भेजी है उससे वाटर ऑक्सीजन को ले लेगा और वहां पे ऑडोर टेस्ट एंड कलर को रिमूव कर देगा। ट्रिकलिंग बेड और ट्रे टावर, ये सबसे बेस्ट है, ट्रिकलिंग बेड और ट्रे टावर। दिस इज मोस्ट यूज फॉर Fe एंड Mn रिमूवल। याद रखना है, अगर आपने आयरन और मैग्नीज को हटाना है तो आप ट्रिकलिंग बेड और ट्रे टावर का यूज करेंगे। टू हेल्प ऑक्सीडेशन KMnO4 में बी मिक्स्ड। तो दोस्तों ऑक्सीडेशन करने के लिए हम KMnO4 को मिक्स कर सकते हैं, KMnO4 को मिक्स कर सकते हैं क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट है। फिर हम बात करेंगे मैग्नीज प्रेसिपिटेट वेरी स्लोली below pH of about 9, hence to speed up the reaction pH may be increased। तो याद रखना है जो मैग्नीज है वो बहुत स्लो प्रेसिपिटेट बनाता है अगर pH 9 से कम है, तो इसके लिए आपने क्या करना होगा, pH को इंक्रीज करना होगा और इसको बेसिक बनाना होगा। दिस मेथड इज वन ऑफ द मोस्ट इफिशिएंट मेथड ऑफ रिमूवल ऑफ CO2। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, CO2 को रिमूव करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, Mn एंड Fe को रिमूव करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, तो हो जाएगा ट्रिकलिंग टावर। यहाँ पे देखिए एक्सिस डिजोल्व ऑक्सीजन मेक्स वाटर कोरेजिव। तो एक्सिव डिजोल्व ऑक्सीजन क्या करती है, एसिडिक बनाती है, और एसिडिक नेचर क्या करता है, वाटर का कोरेजिव कोज करता है, कोरोजन कोज करता है। ये इनके डायग्राम है, ये है एयर डिफ्यूजन, ये कैस्केड है, यह है दोस्तों स्प्रे एरेशन। चलिए आगे चलते हैं, आगे बात करेंगे। ये है आपका ट्रिकलिंग फिल्टर। तो इसमें देखिए ये आर्म्स है, बहुत बड़ा होता है, ये स्ट्रक्चर में बहुत बड़ा होता है। तो ये आर्म्स है, जो होती है रोटेटिंग आर्म्स, रोटेटिंग आर्म्स। ये रोटेटिंग आर्म्स रोटेट करती रहती है और नीचे से वाटर ऊपर जाता रहता है इस टाइप से, और ये फिर यहाँ पे दोस्तों फिल्टर भी है, इसलिए हमने इसको बोला है ट्रिकलिंग फिल्टर। ये फिल्टर है, फिल्टर मीडिया है, फिल्टर मीडिया है। तो जब ये एयर में जाएगा, एयर में जाने के बाद इससे O2 ऐड होगी, O2 ऐड होगी तो ओडोर गैसेस एंड कलर भी रिमूव होता है दोस्तों, CO2 भी रिमूव होती है, H2S भी रिमूव होता है, और साथ में जो आप ये फिल्टर देख रहे हैं इसमें Fe एंड Mn रिमूव हो जाता है, क्योंकि फिल्टर होता है और इसमें जब वाटर पास करेगा तो Fe एंड Mn इसमें चोक हो जाएंगे। चलिए बात करेंगे आगे। यहाँ पे हम वाटर को निकाल लेते हैं, यहाँ पे हम वाटर को निकाल लेते हैं, आउटलेट है। बात करेंगे एल्गी को कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो एल्गी को कंट्रोल करने के लिए फेली एल्कलाइन वाटर कंटेनिंग मोर कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रेट एंड फॉस्फेट आर प्रोन टू एल्गी ग्रोथ। तो देखिए दोस्तों, अगर एल्कलाइन वाटर है, उसमें नाइट्रेट है, फॉस्फेट है, तो उसमें एल्गी ग्रोथ और अच्छे से होगी, एल्गी ग्रोथ और अच्छे से होगी, क्योंकि एल्गी के लिए खाना मिल गया है नाइट्रेट के रूप में। नाइट्रेट क्या है दोस्तों, इसको नाइट्रोजन प्रोवाइड कराएगी, नाइट्रेट NO3 की फॉर्म में होता है, नाइट्रेट होता है NO2 की फॉर्म में। तो जब हम नाइट्रिफिकेशन करते हैं तो हम नाइट्रोजन, देखो हमारे जो प्लांट है वे नाइट्रोजन को डायरेक्ट कंज्यूम नहीं करते,
अगर ऐसा होता है कि डायरेक्ट कंज्यूम कर लेते तो हम जो जितने भी फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं वे यूज ना करते, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में 46% नाइट्रोजन है, बट ये डायरेक्ट यूज नहीं करते, इसको मॉडिफाई किया जाता है NO3 की फॉर्म में। और इसको मॉडिफाई कैसे करते हैं? बैक्टीरिया की हेल्प से करते हैं। तो अगर नाइट्रेट प्रेजेंट है तो एल्गी के लिए, क्योंकि एल्गी क्या है, एक टाइप का प्लांट ही है, एल्गी के लिए तो मौज आ जाएगी, मजे आ जाएंगे, क्योंकि उसको खाना मिल चुका है, वो उससे अपनी एनर्जी लेगी और ग्रो करेगी। एंड फॉस्फेट भी दोस्तों एक न्यूट्रिएंट होता है प्लांट्स के लिए। बात करेंगे एल्गी टेंड टू फ्लोट एंड आर नॉट इजी टू रिमूव बाय द मींस ऑफ सेटलिंग बेसिन। तो आप इसको सेटलिंग के पर्पज से नहीं हटा सकते हैं, सेटलिंग करके आप इसको नहीं हटा सकते हैं, क्योंकि फ्लोट करती रहती है। ठीक है दोस्तों, आप इसको कितना भी छोड़ दीजिए वाटर में, ये फ्लोट ही करती रहेगी। तो इसको रिमूव करने के लिए आप प्री क्लोरिनेशन करेंगे, आप प्री क्लोरिनेशन करेंगे। और अगर आपने पर्टिकुलरली एल्गी को ही कंट्रोल करना है तो इसके लिए आप 1 mg पर लीटर क्लोरीन का इस्तेमाल करेंगे, याद रखें। चलिए आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे सेडिमेंटेशन। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब सेडिमेंटेशन देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे सीक्वेंस से चल रहे हैं। पहले हमने स्क्रीनिंग किया, उसके बाद हमने किया दोस्तों क्लोरिनेशन। जो कैसा क्लोरिनेशन था? प्री क्लोरिनेशन था। उसके बाद हमने किया एरेशन। तो हम यहाँ पे क्या क्या चीजें हटा चुके हैं। स्क्रीनिंग में हम बड़े बड़े पार्टिकल्स को रिमूव कर चुके हैं, क्लोरिनेशन में हम किल कर चुके हैं एल्गी को, बैक्टीरिया को। उसके बाद आएगा आपका एरेशन। एरेशन में हम ऑल गैसेज को हटा चुके हैं, आयरन को हटा चुके हैं, मैग्नीज को हटा चुके हैं। अब बात आती है स्मॉल पार्टिकल्स की। स्मॉल पार्टिकल जो कि 0.1 से 1 mm की रेंज में होते हैं, और छोटे छोटे पार्टिकल आपने रिमूव करने हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए आप यूज करेंगे सेडिमेंटेशन का। देखिए इससे भी नीचे हो सकते हैं पार्टिकल, तो उनको भी हम रिमूव करेंगे। सेडिमेंटेशन दो टाइप का होता है, एक होता है प्लेन सेडिमेंटेशन, एक होता है आपका सेडिमेंटेशन विद कोएगुलेशन। सेडिमेंटेशन विद कोएगुलेशन, दोनों में फर्क क्या है? देखिए प्लेन सेडिमेंटेशन में हम कोई भी केमिकल यूज नहीं करते हैं, जो वाटर आया उसी को हम वहां पे डिटेन करते हैं, जिससे कि वो धीरे धीरे अपने वेट के कारण जिसमें पार्टिकल्स हैं वे नीचे बैठने लगते हैं। स्लज जोन में से हम उनको हटा लेते हैं, नीचे बैठेंगे, स्लज जोन बनाएंगे और स्लज में से हम उसको हटा लेंगे, तो ऊपर का पानी हमारा रिमूव हो जाएगा और उसके लिए हम पाथ बनाते हैं और वहां से ऊपर निकल जाता है। ठीक है। देन सेडिमेंटेशन विद कोएगुलेशन में हम क्या करते हैं, जो पार्टिकल ऐसे हैं प्लेन सेडिमेंटेशन में रिमूव नहीं हुए हैं उनको हम यहाँ पे रिमूव करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम केमिकल यूज करेंगे, जैसे कि एलम होता है और बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये क्या करते हैं, ये फ्लोक बनाते हैं, और फ्लोक बनाने के साथ इसमें ट्रैप हो जाते हैं पार्टिकल्स। ऐसे पार्टिकल जो अब उनका वेट बहुत कम है, वे अपने वेट के कारण नीचे सेटल नहीं हो सकते। देखो नीचे सेटल कब होगा भाई? जब वेट ज्यादा होगा, तभी तो उसमें ग्रेविटी आएगी, जब वेट ज्यादा होगा तभी तो इसमें ग्रेविटी आएगी। तो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में ये नीचे सेटल होंगे। अगर वेट या मास बहुत कम है तो ये ग्रेविटी के अंडर इन्फ्लुएंस में नीचे सेटल नहीं हो सकते हैं। तो इसके लिए हमने बहुत सारे पार्टिकल को एक साथ कंबाइन करना होगा, जिससे कि उनका वेट बढ़ जाए, मास बढ़ जाए और वे फिर आसानी से नीचे सेटल हो सकते हैं। तो ये होता है सेडिमेंटेशन विद कोएगुलेशन, जिसमें हम कोएगुलेंट यूज करते हैं जो कि केमिकल्स होते हैं, जैसे कि एलम। पर्पज क्या है इसका? सस्पेंडेड सॉलिड्स को रिमूव करना। देखो डिजोल्व सॉलिड तो रिमूव नहीं होते हैं यहाँ पे,
याद रखना है, डिजोल्व सॉलिड तो हम फिल्ट्रेशन में रिमूव करते हैं। यहाँ पे सस्पेंडेड सॉलिड्स रिमूव किए जाते हैं और बहुत फाइनर सस्पेंडेड सॉलिड जो ना तो स्क्रीनिंग में हटे हैं, यहाँ पे हम इनको रिमूव करते हैं। तो हम यहाँ पे दो टाइप के सेडिमेंटेशन यूज करते हैं, एक प्लेन सेडिमेंटेशन होता है, एक सेडिमेंटेशन विद कोएगुलेशन होता है। एंड अगर जनरली बात करें सेडिमेंटेशन टैंक की, जिसमें हम सेडिमेंटेशन करते हैं, तो दो टाइप का होता है। एक होता है क्विसेंट टाइप, जिसमें हम बोलते हैं फिल एंड रो टाइप। मतलब आपने क्या करना है, पहले इसमें सेडिमेंट कराना है, इसमें ओपनिंग नहीं रहेगी, इसमें ओपनिंग नहीं रहेगी, फिर इसको रिमूव करना है, वाटर को इसमें से रिमूव करना है और फिर से इसमें वाटर डालना है। तो पहले फिल करेंगे फिर ड्रॉ करेंगे, ये होता है क्विसेंट टाइप। फिर होता है दोस्तों नेक्स्ट कॉन्टिन्यूअस टाइप। हम क्विसेंट टाइप को ज्यादा यूज नहीं करते हैं, हम कॉन्टिन्यूअस टाइप को यूज करते हैं। वैसे ज्यादा एफिशिएंसी क्विसेंट टाइप की होती है। क्विसेंट टाइप सेडिमेंटेशन टैंक, इसमें देखिए क्विसेंट टाइप सेडिमेंटेशन टैंक विल हैव डिटेंशन टाइम 24 आवर्स। याद रखना है, डिटेंशन टाइम 24 घंटे का होता है, जबकि प्लेन सेडिमेंटेशन अगर हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉन्टिन्यूअस टैंक, उसमें सिर्फ हम 4 से 8 घंटे का टाइम लगाते हैं। तो आप समझ सकते हैं, ज्यादा देखो डिटेंशन टाइम का मतलब क्या है, उसमें कितनी देर तक पानी रुका है। ज्यादा देर तक पानी रुकेगा तो ज्यादा इंप्योरिटीज को नीचे सेटल करेगा, तो इसकी इफिशिएंसी कॉन्टिन्यूअस से ज्यादा होती है। पीरियड ऑफ क्लीनिंग 8 से 12 घंटे एंड मिनिमम 3 नोज ऑफ टैंक आर रिक्वायर्ड इन क्विसेंट टैंक। देखिए दोस्तों, यहाँ पे याद रखना है, इसका डिटेंशन टाइम रहेगा 24 घंटे और क्लीनिंग पीरियड रहेगा 8 से 12। 8 से 12 घंटे के बाद हम इसको रिमूव कर देते हैं, वाटर से इसको बिल्कुल खाली कर लेते हैं। मतलब जैसे आपने ये बनाया क्विसेंट टैंक, इसमें आपने पानी फिल कर दिया, 24 घंटे के लिए ये फिल रहेगा, ठीक है। फिर इसको रिमूव करने में 8 से 12 घंटे का टाइम लगना है, क्लीनिंग पीरियड रहेगा 8 से 12 घंटे का। और इसके हम 3 यूनिट बनाएंगे, इसकी हम 3 यूनिट बनाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक यूनिट हमेशा स्टैंड में रहेगी, एक यूनिट हमेशा स्टैंड में रहेगी। तो एक यूनिट में काम चल रहा है, एक यूनिट को आप क्या कर रहे हैं, उसको आप पानी को बाहर निकाल रहे हैं, और एक यूनिट आपकी इमरजेंसी के लिए स्टैंड में रहेगी। टैंक विल बी डिजाइन फॉर मैक्सिमम डेली फ्लो। मैक्सिमम 2 बार हो चुका है, तो ये दोस्तों मैक्सिमम डेली फ्लो के लिए हम डिजाइन करते हैं, मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए, जो कि एवरेज का कितना होता है, एवरेज का होता है 1.8। ये आप पहले ही जान चुके होंगे जब आपने वाटर डिमांड पढ़ी होगी। 1.8 टाइम ऑफ मैक्सिमम डेली फ्लो। ऐसा क्यों करते हैं, इसके पीछे का भी रीजन है। लेट्स सपोज आपने दोस्तों सेडिमेंटेशन करना है, और सेडिमेंटेशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपने वाटर को प्योर करना है, और प्योर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपने वाटर को सप्लाई करना है। और अगर किसी टाउन का एवरेज वाटर डिमांड 10 लीटर पर डे है, पर पर्सन, एक पर्सन एक दिन में 10 लीटर यूज करता है एवरेज, तो ये कम ज्यादा होती है, तभी हमने एवरेज निकाला है इसका। तो लेट्स सपोज छुट्टी का दिन है, संडे है, तो संडे के दिन ज्यादा वाटर यूज होता है एज कंपेयर टू अदर डेज, क्योंकि सब घर पे रहेंगे, नहाए धोएंगे, कपड़े धुलेंगे और अच्छा अच्छा खाना बनेगा, तो उस टाइम डिमांड बढ़ जाती है। तो उसको टैकल करने के लिए भाई आपने अगर सेडिमेंटेशन टैंक को ऐसे डिजाइन कर दिया कि वो सिर्फ एवरेज फ्लो ही देगा, इससे डेली की एवरेज रिक्वायरमेंट ही मीट हो सकती है, तो छुट्टी के टाइम पानी की कमी पड़ जाएगी, इसलिए हम 80% एक्स्ट्रा लेके चलते हैं। चलिए बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस फ्लो टैंक। कॉन्टिन्यूअस फ्लो टैंक में दो टाइप के टैंक होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल फ्लो जो कि रेक्टेंगल होता है, एक होता है वर्टिकल फ्लो जो कि सर्कुलर होता है। मतलब एक तो सर्कुलर होगा जिसमें वर्टिकल फ्लो होगा ऐसे करके, एक होगा रेक्टेंगल जिसमें हॉरिजॉन्टल फ्लो होगा। तो हम हॉरिजॉन्टल फ्लो को ही पढ़ने वाले हैं, रेक्टेंगुलर टैंक को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। अब पहले इसमें एजम्पशन समझेंगे, क्या क्या एजम्पशंस हैं। तो देखिए
पहला एजम्पशन है डिजाइन इज बेस्ड ऑन द एजम्पशन दैट कंसंट्रेशन का क्या मतलब है, जो उसमें इम्प्यूरिटीज हैं जिनको आपने रिमूव करना है वो हर पॉइंट पर सेम होनी चाहिए, मतलब पूरे टैंक में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कंसंट्रेशन ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल ऑफ ईच साइज इज सेम एट ऑल पॉइंट, सभी साइज के लिए सेम होने चाहिए। द पार्टिकल इज रिमूव्ड व्हेन इट रीचेस द बॉटम ऑफ सेटलिंग जोन। यहाँ पे देखिए सेटलिंग जोन कौन सा होता है, ये है सेटलिंग जोन। यहाँ पे आके सेटल होते हैं पार्टिकल, जिसको हम स्लज जोन भी बोलते हैं। तो अगर पार्टिकल ऊपर से या इस कहीं से भी, यहाँ पे है पार्टिकल, यहाँ पे है पार्टिकल, यहाँ पे है पार्टिकल, कहीं पे भी है, बीच में है पार्टिकल, और अगर वो यहाँ पे पहुंच जाता है इनलेट से पहले पहले, आउटलेट से पहले पहले इस रेंज में कहीं पे भी पहुंच जाता है तो वो रिमूव माना जाएगा। और अगर यहाँ पे आउटलेट है और अगर इसके बाद वो नीचे पहुंचेगा तो उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो बाहर निकल जाएगा, तो सेटल नहीं होगा। तो हम ये मानते हैं कि सभी पार्टिकल कहाँ पे जाके सेटल होते हैं, जब वो इस पॉइंट से पहले पहले पहुंच जाते हैं। तो ये हम देख चुके हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसको समझना जरूरी है और इसी पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये हमारा रेक्टेंगल टैंक है ए बी सी एंड डी, ये इसमें स्लज जोन है। स्लज जोन हम एक्स्ट्रा प्रोवाइड कराते हैं जिससे कि इसमें स्लज इकट्ठा होता रहे और बाद में जाके इसको निकाल लें। ये है पार्टिकल 1 जिसका डेप्थ है h या हाइट है h, स्मॉल h, और ये है पार्टिकल 2 जिसका हाइट है कैपिटल H। अब देखिए दोस्तों, ये एक वो पार्टिकल है जो कि टॉप पे है और ये 100% रिमूव हो जाता है, ये 100% रिमूव हो जाता है। ये वो पार्टिकल है जो टॉप पे है और 100% रिमूव हो जाता है। हमने टॉप पे ही क्यों लिया, हम इसको भी स्टैंडर्ड पार्टिकल मान सकते थे, बट हमने ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि देखिए हो सकता है इससे नीचे के सभी पार्टिकल रिमूव हो जाए बट ऊपर के पार्टिकल रिमूव ना हो, तो हम इसको स्टैंडर्ड नहीं मान सकते, हम टॉप से चलेंगे और टॉप से नीचे जितने भी पार्टिकल होंगे वे रिमूव करने होंगे। तो इसको हमने स्टैंडर्ड माना है जो कि 100% रिमूव हो जाएगा। अब इस पार्टिकल का ये प्रोजेक्शन होगा रिमूव होने पर, इसका मतलब जब ये चलेगा वाटर के साथ तो इसका ये प्रोजेक्शन होगा। भाई देखो ये पार्टिकल है, इसका खुद का अपना सेल्फ वेट है, इसका खुद का अपना सेल्फ वेट है और ये हॉरिजॉन्टली भी फ्लो कर रहा है क्योंकि इसके पास एक फ्लो वेलोसिटी है जो कि वाटर के पास फ्लो वेलोसिटी है बट बहुत कम होती है। तो इसलिए यहाँ पे डोमिनेंट किसका होता है, इस नीचे वाली वेलोसिटी का होता है, नीचे वाली वेलोसिटी का होता है जिसको बोलते हैं सेटलिंग वेलोसिटी वी, और ये होती है वी एफ फ्लो वेलोसिटी या हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी। इसको हम वी एच भी लिखते हैं कहीं कहीं पे, बट हम वी एफ ही लिख लेते हैं, हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी। अब देखिए इसका नीचे का वेलोसिटी है ये है, तो रिजल्टेंट कुछ ऐसे जाएगा, मतलब इसका ओरिजिनल पाथ क्या होगा, ओरिजिनल पाथ ये होगा, इस टाइप से रिमूव होगा। लेट्स सपोज वी एस ज्यादा है तो ये थोड़ा ऑल टिल्ट हो जाएगा ऐसे करके, यहाँ पे रिमूव होगा। वी एस और ज्यादा है यहाँ पे हो जाएगा, तो ऐसे करके दोस्तों ये रिमूव होता है। फिर हम दूसरे पार्टिकल को कंसीडर करते हैं। दूसरा पार्टिकल है नीचे, तो हम देखेंगे कि क्या दूसरा पार्टिकल जो हमने स्मॉल h हाइट पे लिया है वो रिमूव हो पाएगा या नहीं, वो रिमूव हो पाएगा या फिर नहीं। उसका हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी है vf जो कि सेम होगा इसके, क्योंकि वो वाटर के साथ फ्लो कर रहे हैं, इसमें वेट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। एंड ये है सेटलिंग वेलोसिटी vs डैश। ये देखो दोस्तों जो हमने vs लगाया है ये है सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ 100% रिमूवल पार्टिकल। ऐसे पार्टिकल जो 100% रिमूव हो जाते हैं उनकी सेटलिंग वेलोसिटी है और इसी को बोलते हैं सरफेस ओवरफ्लो रेट, सरफेस ओवरफ्लो रेट।
और ये वो वेलोसिटी है जो पार्टिकल गेन कर रहा है, ठीक है, और इसको रिमूव होना है। तो यहाँ पे हम इफिशिएंसी निकालते हैं, सब चीज कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए सभी चीज कैलकुलेट करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले हम यहाँ पे टाइम ऑफ हॉरिजॉन्टल फ्लो कैलकुलेट करेंगे। अब अगर मैं इसकी लेंथ बताऊं तो इसकी लेंथ हो जाएगी L, ये लेंथ होगी। इसकी विड्थ कितनी होगी? देखिए दोस्तों, ये होगी इसकी विड्थ, ये है लेंथ, और ये होगी इसकी विड्थ। इस टाइप से ये थ्री में बनाया है, ये होगी इसकी विड्थ B या फिर कैपिटल B। और अगर हम हॉरिजॉन्टल फ्लो की बात कर रहे हैं तो ये वाला क्रॉस सेक्शन इफेक्टिव रहेगा, क्योंकि ऐसे फ्लो हो रहा है तो ये वाला क्रॉस सेक्शन आएगा। और अगर हम सेटलिंग वेलोसिटी की बात करते हैं तो ये वाला क्रॉस सेक्शन आएगा। दोनों क्रॉस सेक्शन को अलग अलग बोलते हैं। ये है टॉप एरिया या फिर सरफेस एरिया। और कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये देखिए B है और ये है L है, तो B इंटू L। तो अगर आप VS लेंगे तो BL का यूज करेंगे, और अगर आप ये वाला क्रॉस सेक्शन लेंगे मतलब हॉरिजॉन्टल फ्लो लेंगे तो आप इस एरिया का यूज करेंगे। ये है हाइट H, कैपिटल हाइट H। यहाँ पे एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ फ्लो कितना हो जाएगा? B इंटू H। तो याद रखना है, इन सभी पैरामीटर्स को हम यूज करने वाले हैं। टाइम ऑफ हॉरिजॉन्टल फ्लो, टाइम क्या होता है दोस्तों? टाइम होता है, अगर मैं वेलोसिटी से बात करूं तो वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल फ्लो की बात करने वाले हैं, इस वाले हॉरिजॉन्टल फ्लो की बात करने वाले हैं। इसके लिए कितना डिटेंशन टाइम रहेगा? डिटेंशन टाइम मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये इस टैंक में रहेगा, तो ये टाइम कितना है, इसने कितना टाइम एक्सपेंड किया है इस टैंक में, तो इसको निकालने वाले हैं। चलिए निकालते हैं। देखिए ये हमने माना T, कितना हो सकता है इसमें? देखो ये लेंथ आएगी, तो इसने इतनी लेंथ कवर की है, एंड VF मतलब हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी के साथ। तो VF हम लिखते हैं D अपॉन डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस L हो जाएगा, टाइम T हो जाएगा। T हम लिखेंगे डिस्टेंस अपॉन VF, और डिस्टेंस हमने लिखा है L, और ये हो जाएगा VF। इसको हम लिख सकते हैं लेंथ ऑफ टैंक अपॉन हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी। अगर दोस्तों L की बात करें या फिर इसको आगे आपने एक्सपेंड करना है तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? इसको आपने आगे एक्सपेंड करना है तो इसको कैसे लिख सकते हैं? आपको पता है डिस्चार्ज होता है, हम कॉन्टिन्यूटी से निकालते हैं डिस्चार्ज। डिस्चार्ज कांस्टेंट होता है, और ये होता है दोस्तों वेलोसिटी ऑफ फ्लो इनटू एरिया। इसी को हम लिखते हैं V इंटू ए डिस्चार्ज। अब मुझे देखो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ फ्लो के रेस्पेक्ट में मुझे रखना है डिस्चार्ज को, तो हम कैसे रख सकते हैं? हम रख सकते हैं V इक्वल टू डिस्चार्ज अपॉन एरिया। एरिया कौन सा यूज करना है? हॉरिजॉन्टल फ्लो में ये वाला एरिया यूज होगा, मतलब B इंटू एच होगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे Q अपॉन B इंटू एच कर देंगे, तो ये हो जाएगा VF। ये क्या हो जाएगा? VF हो जाएगा। तो चलिए करते हैं। तो हम जब इसको पूरा सोल्व करते हैं, क्योंकि हमने लेंथ को भी कन्वर्ट किया है, लेंथ को भी हमने हटा दिया है दोस्तों, तो हमने अभी देखा कि हमारा जो VF था वो आया था Q अपॉन BH के बराबर, Q अपॉन BH के बराबर। तो अगर हम यहाँ पे रखते हैं Q अपॉन BH, BH ऊपर पहुंच जाएगा और Q नीचे रह जाएगा। बट ये तो हमको उल्टा दिख रहा है। बिल्कुल ठीक है, ये उल्टा नहीं दिख रहा है, हम ही उल्टा पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम ही उसको उल्टा देख रहे हैं। तो हमने VF निकाल लिया है जो कि है Q अपॉन BH। अब चलिए इसका यूज करते हैं, यहाँ पे रखते हैं, देखते हैं क्या आएगा। जब हम यहाँ पे रखेंगे तो Q नीचे रह जाएगा
और BH ऊपर चला जाएगा, तो BH जब ऊपर जाएगा तो LBH आ जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे वॉल्यूम। तो याद रखना है, वॉल्यूम हर चीज बताने की नहीं होती है, तो अगर मैं कहीं पे इन चीजों को मिस भी कर दूं तो याद रख लेना है अपने कॉन्सेप्ट से, क्योंकि वहां पे LBH नहीं देगा, वहां पे वॉल्यूम देगा कि डिटेंशन टाइम किसके इक्वल होता है, या डिटेंशन टाइम निकालिए तो आपने वॉल्यूम अपॉन फ्लो रेट से डिवाइड कर देना है, वॉल्यूम को फ्लो रेट से डिवाइड कर देना है। या वॉल्यूम ऑफ टैंक निकालना है तो आपने क्या करना है, डिटेंशन टाइम से मल्टीप्लाई कर देना है क्यू को, डिस्चार्ज को, तो आपका वॉल्यूम निकल जाएगा। तो हम डिजाइन करने में क्या करते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं, LBH निकालते हैं, पहले वॉल्यूम निकालते हैं, डिस्चार्ज दिया होता है आपको और डिटेंशन टाइम दिया होता है, या हम लेके चलते हैं डिटेंशन टाइम 4 से 8 घंटे का, तो उसमें मल्टीप्लाई करके हम V निकाल लेते हैं। एंड L एंड B के बीच में एक रिलेशन दिया होता है, उसको लगाते हैं और वहां से इंडिविजुअल सभी पैरामीटर्स हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए LBH है वॉल्यूम ऑफ टैंक। देन हम बात करेंगे टाइम ऑफ फॉलिंग थ्रू हाइट। अब देखिए ये पार्टिकल है पॉइंट, इस पॉइंट पर इसको रिमूव होना है, तो रिमूव होने के लिए ये यहां तक पहुंच जाए तो रिमूव हो सकता है, इससे पीछे तो रिमूव हो ही जाएगा। तो हम पॉसिबिलिटी मान रहे हैं कि ये जस्ट यहां पे पहुंचता है, रिमूव होने के लिए कम से कम इसको यहां तक पहुंचना होगा। तो भाई देखिए ये कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये वर्टिकली H कवर करता है और हॉरिजॉन्टली कितना करता है, L करता है। और उसका डिटेंशन टाइम क्या होगा, T होगा, जो कि सेम होगा। ठीक है भाई, हॉरिजॉन्टल फ्लो में डिटेन कितना किया इसने, T, और वर्टिकली जाने में या डेप्थ में जाने में कितना किया, T। पानी तो अभी तक मतलब ये पॉइंट या ये पार्टिकल इस T टाइम तक इस टैंक में बना रहेगा। याद रखना डिटेंशन टाइम हॉरिजॉन्टल फ्लो और वर्टिकल या सेटलिंग फ्लो में सेम रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखना इस डिटेंशन टाइम में इसने L लेंथ चली है और H लेंथ नीचे डाउन है, तो याद रखना है टाइम ऑफ फॉलिंग थ्रू हाइट, तो इसको लिखेंगे H/VS और सेम हो जाएगा ये भी LBH। क्यों, क्योंकि हमने VS को लिखना है, VS में हम ये वाला एरिया लेंगे, सरफेस एरिया, जो कि था कितना B/L। ठीक है, तो यहाँ पे H पहले से ही है और BL से हम मल्टीप्लाई कर देंगे और Q से इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा दोस्तों टाइम ऑफ फॉलिंग थ्रू हाइट H, जो कि हमने बोला है अभी कि ये है डिटेंशन टाइम। और डिटेंशन टाइम हम पहले ही देख चुके हैं जो कि कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कांस्टेंट रहेगा। बात करते हैं VS इज कॉल्ड सरफेस ओवरफ्लो रेट। सरफेस ओवरफ्लो रेट याद रखना है, इसको हम क्या बोलते हैं, सरफेस ओवरफ्लो रेट। अगर दोस्तों सरफेस ओवरफ्लो रेट ज्यादा है तो क्या उस टैंक की इफिशिएंसी ज्यादा होगी या फिर कम होगी। अगर सरफेस ओवरफ्लो रेट ज्यादा है मतलब इस टाइप से आप समझो, ऊपर ही चलते हैं उसी पर बात करेंगे। यह आपका टैंक और ये है पार्टिकल्स, दो पार्टिकल हमने कंसीडर किए थे, एक ये वाला पार्टिकल और एक ये वाला पार्टिकल। हम बोल रहे हैं कि ये जो VS है ये सरफेस ओवरफ्लो रेट है जो कि है दोस्तों, और ये ज्यादा है। मतलब लेट्स सपोज एक पार्टिकल है जो कि 100% रिमूव हो जाता है और उसका VS है 10 मीटर पर सेकंड, समझो ऐसे ही समझ लो 10 मीटर पर सेकंड है। और दूसरा पार्टिकल है जो कि 100% रिमूव होता है, टॉप पे है, हम 4-5 कंडीशन देखेंगे, और उसका वेलोसिटी है, सेटलिंग वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड, फिर 14 मीटर पर सेकंड, फिर 15 मीटर पर सेकंड। तो क्या इनकी इफिशिएंसी बढ़ती जा रही है या कम होती जा रही है। दोस्तों इफिशिएंसी कम होती जा रही है, इफिशिएंसी कम होती जा रही है। यहाँ पे देखो हमने पहले ही बोल दिया है कि ऐसा पार्टिकल जो कि 100% रिमूव हो जाएगा उसके सेटलिंग वेलोसिटी मतलब टॉप पे होगा, और 100% रिमूव हो जाएगा उसकी सेटलिंग वेलोसिटी को हम नाम देंगे
सरफेस ओवरफ्लो रेट। तो ये वेलोसिटी चाहे 0.00000001 मीटर पर सेकंड भी है ना, और हमने इसको बोल दिया है कि 100% रिमूव हो जाएगा, तो 100% रिमूव हो जाएगा। और अगर बाकी पार्टिकल या तो इस वेलोसिटी से ज्यादा हो या इसके बराबर हो, ये तब जाके रिमूव हो जाएंगे। मतलब ये हमको लिमिट देती है कि अगर अदर पार्टिकल्स की बात करें, वे कब रिमूव हो सकते हैं 100%, जब उनकी वेलोसिटी या तो सरफेस ओवरफ्लो के बराबर हो, सरफेस ओवरफ्लो रेट के बराबर हो, या फिर उससे ज्यादा हो। लेट्स सपोज हमने ले लिया है 10 मीटर पर सेकंड और 15 मीटर पर सेकंड, तो बताइए किसकी इफिशिएंसी ज्यादा होगी, इसकी इफिशिएंसी ज्यादा होगी या फिर इसकी इफिशिएंसी ज्यादा होगी। देखो ये तो रिमूव हो जाएंगे, बट क्या ये डिटरमाइन करेंगे, क्या ये बताएंगे इफिशिएंसी ऑफ टैंक? बिल्कुल बताएंगे, क्योंकि ये देखिए लेट्स सपोज यहाँ पे कोई पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी 11 मीटर पर सेकंड है। बहुत सारे पार्टिकल हैं पूरे इस टैंक में, ऐसे ही पार्टिकल हैं जिनकी वेलोसिटी 11 मीटर पर सेकंड है, और सिर्फ ऊपर वाले पार्टिकल ऐसे हैं जिनकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, जिनको हम बोले हैं कि 100% रिमूव हो जाएंगे। तो ये भी 100% रिमूव हो जाएंगे। बट अगर इनकी वेलोसिटी, ऊपर वाले की पार्टिकल की वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड है, तब जाके ये रिमूव नहीं हो पाएंगे। जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे वैसे वैसे इफिशिएंसी घटती रहेगी। तो याद रखना है, सरफेस ओवरफ्लो रेट बढ़ने से इफिशिएंसी ऑफ टैंक डिक्रीज होती है। चलिए आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे। एक बार मुझे टाइमिंग देखने दो, क्योंकि फिर अपलोड करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। दोस्तों टाइम हो चुका है, चलिए थोड़ा सा इसको पूरा ही कर लेते हैं। Hence surface flow rate can be thought of as settling velocity of that particle which if introduced at topmost point at inlet will reach the bottommost point at outlet। मतलब इनलेट के टॉप से बॉटम के आउटलेट के बॉटम पर। This implies that particle having size greater than particle for which settling velocity is equal to overflow rate is 100% remove। मतलब ऐसे पार्टिकल जिनकी सेटलिंग वेलोसिटी ओवरफ्लो रेट के बराबर या उससे ज्यादा है, इट मीन्स वे 100% रिमूव हो जाएंगे। और अगर कम है तो वे 100% रिमूव नहीं होंगे। 100% रिमूव नहीं होने का मतलब क्या है भाई, एक सिक्का होता है, या तो उसका हेड हो या फिर टेल हो, या तो रिमूव हो जाएगा या नहीं होगा। पर यहाँ पे हम एक पार्टिकल की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल की बात कर रहे हैं, और हम बात कर रहे हैं कि वो 100% रिमूव नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा का पूरा मटेरियल बाहर निकल जाएगा, नहीं दोस्तों, उसमें से कुछ मटेरियल पास हो जाएगा, कुछ मटेरियल अंदर रह जाएगा। यहाँ पे देखिए, पार्टिकल हैविंग सेटलिंग वेलोसिटी लेस देन ओवरफ्लो रेट विल नॉट गेट 100% रिमूव। तो पार्टिकल है, अगर उनकी वेलोसिटी, इंडिविजुअल की वेलोसिटी ओवरफ्लो रेट से, सरफेस ओवरफ्लो रेट से बराबर या ज्यादा है, तो वे 100 के 100 रिमूव हो जाएंगे, और अगर कम है तो 100 से कम ही रिमूव होंगे। परसेंटेज रिमूवल ऑफ दिस पार्टिकल विल बी इज गिवन बाय H/H। ये क्या बताता है दोस्तों? परसेंटेज रिमूवल, कितना परसेंट रिमूव हुआ है। ये है कैपिटल H, डेप्थ ऑफ टैंक, जो कि टॉप मोस्ट पार्टिकल के लिए है, जिसको इतना हाइट तक नीचे आना है। और एक है दोस्तों ये पार्टिकल जिसको सिर्फ इतना हाइट नीचे आना है। तो इन दोनों की रेशो को हम क्या बोलेंगे? परसेंटेज रिमूवल बोलेंगे, परसेंटेज रिमूवल बोलेंगे, याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं, चलिए फिर बात करते हैं परसेंटेज रिमूवल ऑफ पार्टिकल हैविंग सेटलिंग वेलोसिटी। तो देखिए, परसेंटेज रिमूवल हम पार्टिकल का देखने वाले हैं जिसकी सेटलिंग वेलोसिटी vs डैश दी है, तो उसका कितना परसेंटेज रिमूवल होगा। तो या तो आप इसको H/S से निकाल सकते हैं, या फिर इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। ये फॉर्मूला है vs डैश अपॉन vs। यहाँ पे देखो दोनों vs लिखे हैं, बट ये vs डैश हो जाएगा क्योंकि डैश यहाँ पे पहुंच चुका है। तो देखिए ये हो जाएगा vs डैश अपॉन vs इंटू 100। तो अब देखिए ये है
उस पार्टिकल की वेलोसिटी जिसको आपने रिमूव करना है, रिमूव तो आपने सबने करना है, बट ये टॉप पे नहीं है, और ये है वो उस पार्टिकल की वेलोसिटी जो कि 100% रिमूव हो जाएगा और टॉप पे है। तो अगर वी एस डैश लेस देन वी एस है, मतलब नीचे वाला बड़ा है, तो ये हमेशा 1 से कम ही आएगा और इफिशिएंसी 100% नहीं आएगी। और अगर ये दोनों बराबर हो जाए, वी एस डैश इक्वल टू वी एस या वी एस डैश ग्रेटर देन वी एस, तब ये 1 से बड़ा आएगा, मतलब 100% या फिर 100% से ज़्यादा। 100% होगी तो सभी पार्टिकल रिमूव हो जाएंगे। ये था दोस्तों आज का वीडियो लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इस पर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, डिजाइन डेटा देखेंगे, कैसे डिजाइन करते हैं, ये सभी चीज हम देखने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ।